नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इकोनॉमी दिस वीक प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित खबरों पर आपके साथ विस्तार से बात करते हैं, ताकि इनसे संबंधित आपकी एक सामान्य समझ का विकास हो सके। और चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो, चाहे मुख्य परीक्षा हो, उसमें अर्थव्यवस्था से संबंधित कोई भी अवधारणा आपके सामने आती है तो उस अवधारणा को आप ठीक तरीके से समझ सके और अपनी परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को ठीक तरीके से हल कर सकें। सामान्यतः इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण खबरों को कवर करते हैं। तो इस बार की कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं जिन पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं? सबसे पहली खबर है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसको हम पीएम किसान योजना के नाम से भी जानते हैं। दूसरी खबर होगी क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025, ये भी लगातार चर्चा में है। साथ ही आप ये भी जानते हैं कि हाल ही में डॉलर के मुकाबले रुपये का जो मूल्य है वो बेहद ज्यादा गिर गया था और रुपये का मूल्य डॉलर के मुकाबले 86 को भी पार कर गया था। इसके किस प्रकार के नकारात्मक प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ सकते हैं या व्यापार पर पड़ सकते हैं, इसके प्रभावों को देखेंगे और क्या इसका कोई पॉजिटिव इंपैक्ट भी है, इस बात को भी जानने की कोशिश करेंगे। हाल ही में दो खाते विशेष तौर से चर्चा में रहे, जिनको हम नोस्ट्रो और वोस्ट्रो के नाम से जानते हैं। तो ये खाते का क्या मतलब होता है, इस अवधारणा को भी समझने की कोशिश करेंगे। और आज की पहली खबर पर चलिए विस्तार से बात करते हैं। आज की पहली खबर है पीएम किसान योजना। पीएम किसान योजना या पीएम किसान सम्मान निधि योजना को कब लॉन्च किया गया था? दिसंबर 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। और प्रारंभ में ये छोटे और सीमांत किसानों को 6,000 रुपए की किस्त प्रदान करती थी। 6,000 रुपए वार्षिक आय सहायता प्रदान करती थी। और कितनी किस्तों में करती थी? 3 किस्तों में करती थी, ताकि किसानों को एक आय समर्थन प्रदान किया जा सके सरकार की तरफ से। और किस तरह के किसानों को? छोटे और सीमांत किसानों को। लेकिन इसका विस्तार मई 2019 में कर दिया गया और सभी किसानों के लिए इस योजना को विस्तारित कर दिया गया। इसका मतलब है कि यह तय नहीं रखा गया कि किसानों के पास भूमि कितनी है, इस बात को इसकी शर्तों से हटा दिया गया और सभी किसानों के लिए इस योजना को खोल दिया गया, चाहे किसानों के पास खेत का आकार कोई भी हो। हालांकि जो किराएदार किसान है उस तक इस योजना का विस्तार नहीं किया गया और कई किसान संगठन है जो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि इस योजना का विस्तार किराएदार किसानों के तक भी किया जाना चाहिए, ताकि उनकी आय को भी एक समर्थन प्रदान किया जा सके सरकार की तरफ से। तो ये योजना लगातार हाल ही में चर्चा में रही थी। अब हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आवंटन और जो व्यय से संबंधित प्रवृत्तियां हाल ही में रही हैं उसको देख लेते हैं। किस तरह की प्रवृत्तियां रही हैं? जैसे 2019-20 में योजना की लागत 87,217.5 करोड़ रुपए के आसपास थी और इससे लाभ प्राप्त करने वाले जो किसान थे उनकी संख्या लगभग 14.5 करोड़ यानी लगभग 14.5 करोड़ थी। वितरित राशि कभी 70,000 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वितरण के माध्यम से किसानों को राशि प्रदान की गई वो कभी भी 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रदान नहीं की गई है एक वर्ष में। 2019-20 और 2020-21 के लिए जो आवंटन था वो 75,000 करोड़ रुपए था, लेकिन जो वास्तविक भुगतान था वो वास्तविक भुगतान कितना रहा? 49,000 करोड़ रुपए से 61,000 करोड़ रुपए के बीच रहा। इसका मतलब है कि सरकार जितना आवंटन करती है वो पूरी तरह से वितरित नहीं हो पाता है। भुगतान में हमें एक उतार चढ़ाव की भी स्थिति देखने को मिलती है। जैसे सबसे बड़ा भुगतान जो है वो वर्ष 2021-22 में 67,150 करोड़ रुपए था, लेकिन उसके बाद के वर्षों में लगातार हमें इसमें वितरण में, इसके भुगतान में एक गिरावट देखने को मिलती है। जैसे वर्ष 2023-24 में 62,000 करोड़ रुपए की एक गिरावट 2021-22 के दौरान के मुकाबले के अपेक्षा आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से लाभार्थियों की संख्या में भी एक उतार चढ़ाव की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। इस तरह की जानकारी इसलिए आपसे अपेक्षित है क्योंकि ये आपको एक किसी भी योजना के सामान्य तौर से उसके क्रियान्वयन के बारे में किस प्रकार के उतार चढ़ाव रहते हैं उसका एक उदाहरण के तौर पर आप इसके बारे में जान सकते हैं। और इस जानकारी का इस्तेमाल कहीं भी यूपीएससी की परीक्षा में आप कर सकते हैं, चाहे वो मुख्य परीक्षा के किसी भी स्तर पर हो, ऐसे के स्तर पर हो, आप निबंध की परीक्षा में भी कर सकते हैं, निबंध लिखते हुए भी कर सकते हैं और इस तरह की जानकारी का प्रयोग आप एथिक्स के पेपर में भी कर सकते हैं। लाभार्थी संख्या की बात करें तो योजना के पहले 4 वर्षों तक लाभार्थियों की संख्या लगातार बढ़ी थी।
इसके बाद सरकार ने देखा कि कहीं ना कहीं योजना से लाभ प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति हैं उसमें कहीं ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जो वास्तव में किसान नहीं है। इसलिए सरकार ने इस पर थोड़ा सा वेरिफिकेशन को बढ़ाया और 2023 में एक महत्वपूर्ण सेचुरेशन अभियान भी शुरू किया। 2024 में एक और अभियान चलाया गया जिससे 2024 अक्टूबर तक कुल लाभार्थियों की संख्या लगभग कितनी हुई, 9.59 करोड़ के आसपास हुई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लाभार्थियों की संख्या में भी हमें एक उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलती है। साथ ही राज्य स्तर पर भी आपको अंतर देखने को मिलेंगे। और किस तरह के अंतर देखने को मिलेंगे, जैसे 10 राज्यों से प्राप्त आंकड़ों से यह बात पता चलती है कि लाभार्थियों और उनको वितरित फंड यानी उनको जितना फंड दिया जा रहा है उसमें एक उतार चढ़ाव की स्थिति है। जैसे तमिलनाडु का अगर आप उदाहरण लें तो तमिलनाडु में 2020-21 में 46.6 लाख लाभार्थी थे जो 2023-24 में घटकर 21.9 लाख रह गए। तो आप देख सकते हैं कि यहां भी तमिलनाडु में कितना बड़ा अंतर इसमें आपको 2020-21 के मुकाबले वर्ष 2023-24 में देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से तमिलनाडु में वितरित राशि के अंतर्गत भी आप एक उतार चढ़ाव की स्थिति देख सकते हैं, जहां पर वितरित राशि 2594 करोड़ से घटकर 1439 करोड़ रुपए हो गई। तो इसमें भी एक अंतर आपको देखने को मिला। वहीं मणिपुर का उदाहरण आप देख सकते हैं कि 2022-23 से 2023-24 के बीच लाभार्थियों में 70% की गिरावट है। तो चाहे जो आवंटन किया गया है या जो भुगतान किया जाता है उसमें राज्यों के स्तर पर आपको अंतर देखने को मिला हो या लाभार्थियों की संख्या में आपको अंतर देखने को मिला हो। किसानों की बढ़ी हुई सहायता की मांग, किसानों द्वारा लगातार अधिक सहायता की मांग भी की जा रही है और किसान ये कह रहे हैं कि किसानों को जो ये वार्षिक तौर पर 6,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से, इस राशि को बढ़ाया जाना चाहिए और इसे वार्षिक तौर पर कम से कम 12,000 रुपए कर दिया जाना चाहिए। सरकार से लगातार इस प्रकार की अपेक्षा हो रही है और भविष्य में योजना को प्रभावी बनाने के लिए ऐसे किसानों को प्रोत्साहन दिया जाए। किसानों की यह भी डिमांड है जो उत्पादन के दौरान अपने जल, बिजली और अन्य संसाधनों का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करते हैं। यानी किसानों की डिमांड है अगर कोई किसान अलग अलग प्रकार के संसाधनों का, चाहे वो जल संसाधन हो, बिजली संसाधन है या अन्य संसाधनों का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें एक रिवॉर्ड मिलना चाहिए, उपहार के तौर पर अधिक राशि किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्राप्त होनी चाहिए। तो इसके सामान्य पक्षों को आपने जान लिया इस योजना के। अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है और सूचना यही है कि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेस नोएडा में शिफ्ट हो चुकी हैं। नोएडा में हमारे 2 महत्वपूर्ण बैच प्रारंभ हुए हैं, एक हिंदी माध्यम का और एक इंग्लिश माध्यम का। दोनों ही बैच आईएएस फाउंडेशन बैच हैं और इन बैचेस में आप एडमिशन लेने के लिए 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रयागराज में भी हिंदी माध्यम का आईएएस फाउंडेशन बैच 19 फरवरी 2025 से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा सुबह 8 बजे। इसमें एडमिशन लेने के लिए भी आप 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं। इन बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं और सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अब दूसरी खबर की तरफ लौटते हैं और दूसरी खबर हमारी किससे जुड़ी हुई है, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025। इस इंडेक्स से एक महत्वपूर्ण खबर है और इसमें भारत को, इसकी जो रैंकिंग है, इस रैंकिंग में भारत को 25वां स्थान प्रदान किया गया है। यानी जो क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 है, इसमें भारत ने 25वां स्थान हासिल किया है। विशेष तौर से भारत को फ्यूचर स्किल्स कंटेंडर यानी फ्यूचर स्किल्स के दावेदार के रूप में पहचाना गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि आने वाले समय में अर्थव्यवस्था की जो आवश्यकताएं होंगी, उन आवश्यकताओं के अनुरूप भारत के युवाओं में स्किल्स होगी यानी योग्यता होगी। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत को फ्यूचर स्किल्स के अंतर्गत एक मुख्य दावेदार के रूप में इस रिपोर्ट के अंतर्गत पहचाना गया है। अगर हम फ्यूचर ऑफ वर्क, इसमें एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर है, एक संकेतक है, जिस संकेतक को हम जानते हैं फ्यूचर ऑफ वर्क इंडिकेटर के नाम से। तो भारत ने फ्यूचर ऑफ वर्क इंडिकेटर में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और सभी देशों को मिलाकर के इसमें भारत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। भारत से ऊपर केवल यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसके अंतर्गत है, यानी इस संकेतक के अंतर्गत है। ये जो इंडिकेटर है ये डिजिटल
डिजिटल इकोनॉमी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रीन स्किल्स, यानी आप जानते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था को ग्रीन एनर्जी की तरफ, जो ग्रीन ट्रांजिशन हो रहा है यानी नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की तरफ ट्रांजिशन हो रहा है, उसके अनुरूप जिस प्रकार की स्किल्स चाहिए उसी को हम ग्रीन स्किल्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो इंडिकेटर है ये डिजिटल अर्थव्यवस्था, एआई और ग्रीन स्किल्स की भर्ती के लिए भारत की तत्परता का मूल्यांकन करता है। न केवल भारत की तत्परता का मूल्यांकन करता है बल्कि अन्य देशों की तत्परता का भी मूल्यांकन करता है, और इस तत्परता में भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इसी कारण से फ्यूचर ऑफ वर्क इंडिकेटर में भारत को दूसरा स्थान प्रदान किया गया है। शीर्ष 10 देशों की सूची अगर इस पूरे सूचकांक के अंतर्गत देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों को फ्यूचर स्किल्स पायनियर्स के रूप में, यानी जो फ्यूचर्स के स्किल्स की आवश्यकता युवाओं में पड़ेगी, अलग अलग युवा वर्ग में पड़ेगी, उसके अग्रदूत के रूप में इन देशों को वर्गीकृत किया गया है। जबकि भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रीन स्किल्स में मजबूत प्रदर्शन के कारण एक महत्वपूर्ण कंटेंडर कहा गया है, फ्यूचर स्किल्स कंटेंडर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये सामान्य जानकारी हुई। अब हम देख लेते हैं कि क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में भारत ने अलग अलग प्रकार से किस प्रकार से स्कोर अपना दर्ज किया है। जैसे ये जो इंडिकेटर है इसमें भारत ने कुल मिलाकर के 76.6 का स्कोर हासिल किया है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि फ्यूचर ऑफ वर्क जो कि भविष्य की अर्थव्यवस्था के अनुरूप स्किल की डिमांड पर आधारित है, उसके मूल्यांकन पर आधारित है, इसमें भारत ने 99.1 स्कोर हासिल किया है और पूरे विश्व में भारत दूसरे नंबर पर इसमें आता है। लेकिन इस रिपोर्ट में कई इंडिकेटर ऐसे हैं जहां पर भारत को अभी भी सुधार करने की आवश्यकता है, और इनमें एक इंडिकेटर है स्किल्स फिट। स्किल्स फिट का मतलब कौशल फिट, यानी भविष्य में भारत को किस प्रकार से कौशल में सामंजस्य करना है, उसके अंतर्गत कौशल को विकास करने के लिए यानी स्किल्स को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से भारत को आगे बढ़ना है, अलग अलग अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप किस प्रकार से भारत को अपने एकेडमिक वर्क को आगे बढ़ाना है, उन सारी चीजों पर भारत को कम स्कोर प्राप्त हुआ है, और यहां पर भारत को केवल 37th स्कोर प्राप्त हुआ है। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत भी भारत को 40th स्थान प्राप्त हुआ है और यहां पर 37th स्थान प्राप्त हुआ है, और यहां पर जो स्किल फिट का स्कोर है वो 59.1 रहा है, और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का जो स्कोर है भारत का वो 58.3 रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कई जो इंडिकेटर हैं उन पर अलग अलग देशों का मापन किया गया है। वे देश चाहे यूके हो, यूएस हो, कनाडा हो और जर्मनी हो, नीदरलैंड हो, जैसे स्किल फिट के संकेतक में पहला स्थान यूके को प्रदान किया गया है। एकेडमिक रेडीनेस के संदर्भ में संकेतक में पहला स्थान यूके को ही प्राप्त हुआ है। फ्यूचर ऑफ वर्क में पहला स्थान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को मिला है और इंडिया को दूसरा स्थान मिला है। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में आप देख सकते हैं साउथ कोरिया को पहला स्थान मिला है, और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में इजराइल को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है और यूनाइटेड स्टेट्स को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अब इसका थोड़ा सा विश्लेषण देख लेते हैं। बुनियादी चीजें हमने जान ली है। कौशल सामंजस्य यानी स्किल्स फिट और शिक्षा प्रणाली में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों को देख लेते हैं। जब हम कौशल सामंजस्य की बात करते हैं, स्किल्स फिट की बात करते हैं, तो उसमें भारत में एक अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि भारत को इस श्रेणी में, इस संकेतक में केवल 59.1 का स्कोर प्राप्त हुआ है, जो 30 देशों में, जो शीर्ष 30 देशों में सबसे कम है। और ये इस बात को बताता है कि किस प्रकार से भारत का जो कार्यबल है, भारत की जो वर्क फोर्स है, उसमें तेजी से बदलती आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता में एक महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देता है। यानी जो फ्यूचर की हमने जहां पर बात की है, जहां पर हम इस संकेतक की बात करते हैं कि फ्यूचर ऑफ वर्क के अंतर्गत भारत कितनी तत्परता से काम कर रहा है, वहां पर तो भारत को अंक मिले हैं, लेकिन तेजी से बदलती आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत के कार्यबल का जो स्किल है उसका सामंजस्य करने के अंतर्गत, उसको एक प्रकार से आप कह सकते हैं फिट करने के अंतर्गत भारत की क्षमता में एक महत्वपूर्ण अंतर देखा गया है। और यही कारण है कि भारत में जो रोजगार प्रदान करता है, जो नियोक्ता है, वो लगातार इस अंतर को उजागर कर रहे हैं। तो इस अंतर को आपको समझ लेना चाहिए। इसी प्रकार से भारत के सामने उच्च शिक्षा की भी कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। रिपोर्ट में क्या कहा गया है? रिपोर्ट में सीधे तौर पर कहा गया है कि भारत की जो उच्च शिक्षा प्रणाली है
ये विकासशील नियोक्ता आवश्यकताओं के साथ तालमेल बैठाने में संघर्ष कर रही है। यानी जिस प्रकार से धीरे धीरे एम्प्लॉयर्स की डिमांड है, उस डिमांड के अनुरूप भारत में स्किल सेट को विकसित करने में या उस डिमांड के अनुरूप भारत के युवाओं को प्राप्त करने में नियोक्ताओं को समस्याएं हो रही हैं, और ये अंतर जो उत्पन्न हो रहा है वो कौशल अंतर को अभिव्यक्त करता है। इसी प्रकार से सस्टेनेबिलिटी यानी अलग अलग प्रकार की जो सतत विकास की प्रक्रियाएं हैं, उसमें इनोवेशन के अंतर्गत भी महत्वपूर्ण अंतर बना हुआ है। जैसे भारत सस्टेनेबिलिटी में भविष्य उन्मुख यानी फ्यूचर ओरिएंटेड इनोवेशन में भी कम प्रदर्शन करता है, और उसने इसमें 100 में से केवल 15.6 अंक प्राप्त किए हैं, जो अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं जैसे G7 की अर्थव्यवस्था और EU देशों यानी यूरोपियन यूनियन से बेहद कम बैठता है। अब हम इसके ये भी देख लेते हैं कि भारत में सुधार के लिए भारत अलग अलग क्षेत्रों में सुधार करे, इसके लिए किस तरह की सिफारिश की गई है। इसके लिए जरूरी है कि भारत अपने उच्च शिक्षा में विशेष तौर से निवेश करे, उसे सुधार की तरफ ले जाए, और भारत को आर्थिक विकास को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि वो अपनी उच्च शिक्षा में सुधार करे और वैश्विक अर्थव्यवस्था के अनुरूप भारतीय युवाओं को प्रतिस्पर्धी भी बनाए। इसी प्रकार से शिक्षा में रचनात्मकता और उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप मानसिकता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि अर्थव्यवस्था की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप युवाओं को स्किलफुल किया जा सके, युवाओं को उसी तरह से कौशल प्रदान किया जा सके। और इसके लिए जरूरी है कि विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रमों में रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, समस्या समाधान यानी डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और उद्यमिता सोच को प्राथमिकता दी जाए। इसी प्रकार से उद्योगों के अंतर्गत भी सहयोग करने की आवश्यकता है, उद्योग सहयोग की भी आवश्यकता है। विश्वविद्यालय हो चाहे उद्योग हो, इनके बीच मजबूत सहयोग की आवश्यकता है, ताकि शिक्षा को कार्यबल की विकसित होती आवश्यकताओं के साथ बेहतर तरीके से मिलाया जा सके। जिस प्रकार से कार्यबल की आवश्यकता है, उसी के अनुरूप हमें कार्यबल प्राप्त हो सके, इसके लिए उद्योग और विश्वविद्यालयों के बीच एक महत्वपूर्ण सहयोग की भी आवश्यकता है। इस रिपोर्ट पर हमने बात कर ली। अब हम देखते हैं कि हाल ही में जो कमजोर हुआ है रुपया, उसके किस प्रकार के प्रभाव हो सकते हैं। आप ये जानते हैं कि जो रुपये का वैल्यू है वो डॉलर के मुकाबले 86 रुपए से भी नीचे गिर गया। तो इसके कई तरह के नेगेटिव इंपैक्ट हैं, कई तरह के पॉजिटिव इंपैक्ट हैं। रुपये की कमजोरी का कारण क्या बताया जा रहा है? रुपये की कमजोरी का एक कारण बताया जा रहा है पूंजी बहिर्वाह। पूंजी बहिर्वाह से किस प्रकार से रुपया कमजोर होता है? यानी अगर हमारे देश में जो निवेश किया गया है या हमारे देश की परिसंपत्ति में जो लोगों ने पैसे लगाए हैं, और अगर अलग अलग प्रकार की परिसंपत्तियों को, निवेश को भारत से निकाला जाता है, तो इसका मतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, या भारत की अर्थव्यवस्था में निवेश के माध्यम से परिसंपत्तियों में पैसे लगाने से उस तरह के प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है। इससे क्या होगा कि जो लोग हैं वो बाहर जाएंगे, निवेश बाहर के देशों में करेंगे, अपना पैसा भारतीय अर्थव्यवस्था से निकालेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था में कॉन्फिडेंस कम होगा, और ये रुपये को भी कमजोर करता है। एक कारण तो ये हुआ। दूसरा, अगर बढ़ती हुई आयात लागत, यानी अगर हमारे आयात की लागत लगातार बढ़ती है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। साथ ही ये भी माना जा रहा है क्योंकि आरबीआई ने अपनी रेपो रेट को स्थिर रखा है, और रेपो रेट को स्थिर रखने के कारण अगर विश्व में कहीं भी, चाहे वो वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज हो चाहे अमेरिका हो, ब्याज दरों को बढ़ाया जाता है, तो उससे भी एक धन के बहिर्वाह की यानी बाहर जाने की एक प्रवृत्ति का निर्माण होता है, और फलतः रुपया कमजोर होता है। तो इन सभी कारणों को रुपये के कमजोर होने का एक प्रमुख कारण माना गया है, आप कह सकते हैं प्रमुख रीजन माना गया है। रुपये की कमजोरी के किस प्रकार के प्रभाव होते हैं? आप जानते हैं कि जब रुपया कमजोर होता है तो इसका एक सकारात्मक प्रभाव यह होता है कि निर्यात बढ़ता है। निर्यात क्यों बढ़ता है? क्योंकि भारतीय वस्तुओं का जब मूल्य जो है वो गिर जाता है। जैसे आप इसको इस प्रकार से देखिए कि मान लीजिए पहले $1 में 80 रुपया हुआ करता था, और बाद में $1 में रुपये की वैल्यू गिर गई और वो 85 या 86 रुपये हो गया। तो पहले $1 खर्च करके आपको 80 रुपये की वस्तुएं प्राप्त होती थी, अब $1 खर्च करके आपको 85 रुपये की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। तो ये स्थिति भारत से निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करती है, और जब भारत किसी भी देश का निर्यात बढ़ता है तो उसमें विदेशी मुद्रा भी
आती है, यानी विदेशी मुद्रा भंडार होता है। तो ये रुपये के अवमूल्यन का, या आप कह सकते हैं रुपये की कमजोरी का एक सकारात्मक प्रभाव है। विदेशी मुद्रा भंडार भी इससे बढ़ता है और यही कारण है कि जब किसी देश का विदेशी मुद्रा भंडार कम हो जाता है तो कई देश अपने देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए रुपये के अवमूल्यन की भी नीति को अपनाते हैं, यानी रुपये की वैल्यू, माफ कीजिएगा, जो भी उनकी करेंसी होती है, जैसे भारत में अगर रुपये की अवमूल्यन की नीति अपनाई जाएगी तो वस्तुतः वो भारत के निर्यात को बढ़ाएगी और उससे विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। जैसे 1991 के अंतर्गत जब भारत में भुगतान संतुलन खड़ा हुआ था तो ये भारत में संकट प्रेरित सुधार किए गए थे। 1991 में भारत को भुगतान संतुलन संबंधी समस्या का सामना करना पड़ा और बहुत बड़े स्तर पर भारत में विदेशी मुद्रा भंडार बेहद कम हो गया। तो भारत ने भी रुपये का अवमूल्यन किया था और विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने की कोशिश की थी। इसी प्रकार से अलग अलग देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करके विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट ये होता है। नकारात्मक प्रभाव किस प्रकार से होता है? नकारात्मक प्रभाव इस प्रकार से होता है कि रुपये के अवमूल्यन से जो भी घरेलू वस्तुएं होती हैं उनकी लागत बढ़ सकती है। उसका सीधा सा मतलब है कि जो उनके निर्माण के लिए कोई भी, यहां पर वस्त्र का उदाहरण दिया गया है, लेकिन घरेलू वस्त्र के अलावा अगर आप दूसरी चीजों को भी ले लें, उनके निर्माण के लिए आपको जिस भी चीज का रॉ मटेरियल्स का आयात करना पड़ता है तो उस आयात के लिए ज्यादा से ज्यादा भुगतान करना पड़ता है। तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट है। अगर आयात के लिए ज्यादा से ज्यादा भुगतान किसी चीज के लिए करना पड़ेगा और तब वो वस्तु निर्मित होगी तो उस वस्तु का दाम भी ज्यादा होगा और उसका भुगतान किसको करना पड़ेगा? अंततः उपभोक्ता को करना पड़ेगा। और इस प्रकार से ये इन्फ्लेशन को बढ़ाने वाला भी होता है। तो इन्फ्लेशन को भी ये बढ़ा सकता है। तो एक नेगेटिव इंपैक्ट इसका इस प्रकार से एस्टेब्लिश हो जाता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। ये सामान्य हमने बात की और इस मुद्दे पर हम पहले भी अवमूल्यन और अधिमूल्यन पर इकोनॉमी के ही प्रोग्राम में, इकोनॉमी दिस वीक प्रोग्राम में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, इसलिए हमारी यहाँ पर चर्चा थोड़ी सी सीमित है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और अगला टॉपिक जो है वो हमारा नोस्ट्रो और वोस्ट्रो खाते से जुड़ा हुआ है। सामान्य मतलब समझते हैं। नोस्ट्रो खाता किस प्रकार का खाता होता है? अगर हमारे देश का कोई भी बैंक अगर किसी अन्य देश में उसकी शाखा नहीं है और किसी न किसी प्रकार से उस देश की मुद्रा में कोई पैसे जमा करना चाहता है तो हम किसी अन्य देश में, किसी अन्य देश के बैंक में, यानी भारतीय देश, हमारे देश का कोई बैंक विदेश में अपना खाता खोल सकता है। एक बैंक दूसरे बैंक में खाता खोल सकता है और अगर उसमें जमा कराता है, कोई भी व्यक्ति उसमें पैसा जमा कराता है तो उसका मतलब है इस बैंक में पैसा जमा करा। इसका मतलब आप एक, ये भारत है, भारत का कोई बैंक मान लिया स्विट्जरलैंड के बैंक में पैसा, स्विट्जरलैंड के बैंक में एक खाता खोलता है तो हम उसको नोस्ट्रो अकाउंट ऑफ इंडियन बैंक कहते हैं। अगर इसकी यहां पर कोई शाखा सामान्य तौर से अगर नहीं है तो इंडियन बैंक कोई भी करंट अकाउंट यानी चालू खाता खोल सकता है। किस में खोल सकता है? स्विस बैंक के साथ खोल सकता है। लेकिन ये जो खाता खुलेगा इसमें जो पैसा जमा होगा ये स्विस करेंसी में ही जमा होगा, यानी वहीं की करेंसी में जमा होगा और इसी बैंक अकाउंट को हम क्या कहते हैं? नोस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। तो नोस्ट्रो अकाउंट कैसा खाता हुआ? एक ऐसा खाता होता है जो एक बैंक दूसरे बैंक में रखता है या ग्राहकों को बैंक के खाते में पैसा जमा करने की अनुमति देता है जो दूसरे बैंक में स्थित होता है। यह अक्सर उपयोग किया जाता है यदि किसी बैंक के पास किसी विदेशी देश में शाखाएं नहीं होती, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। नोस्ट्रो क्या है? एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है हमारा, यानी आर। हमारा का सीधा मतलब है कि हमारे देश के बैंक का यहां पर खाता है। तो एक सामान्य अर्थ आप इससे चीजों को याद करने में आपको आसानी हो जाएगी। लैटिन शब्द है नोस्ट्रो का जिसका मतलब है अवर, यानी हमारा। इसी प्रकार से वोस्ट्रो खाता क्या होता है? वोस्ट्रो खाता का सीधा मतलब है जब कोई दूसरे देश का बैंक हमारे देश के बैंक में अपना खाता खोलता है। तो ये बिल्कुल उसका उल्टा हो गया। यानी मान लिया अगर कोई स्विस बैंक है और वो इंडियन बैंक में अपना एक खाता खोलता है तो उसको वोस्ट्रो अकाउंट ऑफ स्विस बैंक बोलते हैं। तो स्विस बैंक एक करंट अकाउंट खोलता है इंडियन बैंक के साथ और ये किस में खुलेगा? ये भारतीय रुपये में खुलेगा। वहां पर स्विस फ्रैंक में खुला था, यहां पर भारतीय रुपये में खुलेगा और इस अकाउंट को ही हम वोस्ट्रो अकाउंट बाई इंडियन के रूप में जानते हैं। तो वोस्ट्रो अकाउंट एक ऐसा खाता होता है जो एक कॉरेस्पॉन्डेंस बैंक दूसरे बैंक की ओर रखता है, दूसरे बैंक की ओर से रखता है।
वोस्ट्रो एक लैटिन शब्द है, इसका मतलब है आपका। तो यहां पर इस नाम से आप याद कर सकते हैं। वहां पर नोस्ट्रो का अर्थ था आपका, और यहां पर वोस्ट्रो का अर्थ, लैटिन अर्थ क्या है? आपका, यानी योर्स। नोस्ट्रो और वोस्ट्रो खाते विदेशी मुद्रा में रखे जाते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा। वोस्ट्रो खाते जो होते हैं वो घरेलू बैंकों को वैश्विक बैंकिंग आवश्यकताओं वाले ग्राहकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं। वोस्ट्रो खाता सेवाओं में विदेशी मुद्रा लेन देन करना, जमा करना और निकासी की अनुमति देना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को तेज करना, इस प्रकार की चीजें शामिल होती हैं। अब इन सभी टॉपिक से संबंधित एक एक प्रश्न होगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। पहला प्रश्न क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को किस वर्ष सभी किसानों के लिए विस्तारित किया गया था? आपसे पूछा गया है विस्तारित कब किया गया था, यह नहीं पूछा गया कि कब शुरू किया गया था। पहला ऑप्शन क्या है? वर्ष 2017, दूसरा ऑप्शन 2018, तीसरा ऑप्शन 2019, चौथा ऑप्शन 2020। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत की कुल रैंकिंग क्या है? आपके ऑप्शन है 20वीं, 25वीं, 30वीं या 35वीं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हाल ही में रुपये की कमजोरी का कारण क्या है या है? आपके ऑप्शन है उच्च आयात लागत, पूंजी बहिर्वाह, आरबीआई की नीति में बदलाव या उपरोक्त सभी। आपको यह बताना है। तीसरा प्रश्न है नोस्ट्रो और वोस्ट्रो खाते आमतौर पर किस मुद्रा में रखे जाते हैं? आपके ऑप्शन है घरेलू मुद्रा, विदेशी मुद्राओं में, क्रिप्टो करेंसी में या बैंक की स्थानीय शाखाओं में। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देने हैं। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।